देखिए इधर, आज का टॉपिक है हमारा अपसामान्य अनुसंख्य गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में हम लोग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हेडिंग डालिए तो। हेडिंग डालिए, हम इंतजार नहीं करेंगे फिर आपका, कहिएगा कि हम लिखे नहीं हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हो गया, सभी लोग हेडिंग लिख लिए? अब कॉपी बंद कर लीजिए और 10 मिनट लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, तब समझ में आ पाएगा बात और तभी इंटरेस्ट भी आएगा, नहीं तो बहुत फालतू लगेगा टॉपिक। और समझने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। हम बाद में आपको पूछेंगे कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, और आएगा। अभी आया तभी और आएगा, नहीं तो एकदम में नहीं आएगा। देखिए, अब जो जो बात हम कहते हैं आप उसको फील करने का प्रयास कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे इस बात को। जैसे हम 2 बर्तन लेते हैं लैब में जाकर, दोनों में 1 केजी वाटर डालते हैं। 1 केजी, हाँ, तौल के। इसमें भी 1 केजी वाटर है और इसमें भी 1 केजी वाटर है। अब हम इसमें डालते हैं 1 मोल यूरिया, और इसमें भी हम डालते हैं 1 मोल यूरिया, नहीं, इसमें हम डालते हैं 1 मोल NaCl। सॉल्यूट को बदल दिए हैं सिर्फ। किसी भी विलयन की जो मोललता होती है वह विलय का मोल बटे विलय का भार केजी में, यही ना होता है। तो विलय का मोल 1 है क्या यहाँ, और विलय का भार भी 1 केजी, तो 1/1 1। यानी इस विलयन की मोललता कितनी? 1। इस विलयन का मोललता बताइए। दोनों का मोललता सेम, कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने तरह का होता है? 4 तरह का। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 में से किसी एक को हम चुनते हैं इस बात को समझने के लिए कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो 4 में से कोई एक चुनते हैं। जैसे मान लीजिए हम डेल्टा टीवी चुन लिए। डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक उन्नयन। इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही ना हमारा दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। एक्चुअल में इस पर हमको ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। डेल्टा टीवी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? केवी गुना एम, यही ना होता है। और यहां भी हम डेल्टा टीवी बराबर लिख सकते हैं केवी गुना एम। क्या कोई दिक्कत है इसमें? सुनो, अब हम चाहते हैं इस विलियन का डेल्टा टीवी निकालने और यहां पर इस विलियन का डेल्टा टीवी निकालना। रॉल्ट के नियम के अनुसार हम जानते हैं डेल्टा टीवी बराबर केबी एम होता है। केबी का मान जल के लिए 0.52 होता है, ये तो आपको पता ही है। और मोललता कितना? 1। तो गुना कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि हम डेल्टा टीवी का वैल्यू निकाल सकते हैं।
ये आ जाएगा 0.52 गुना 1 बराबर 0.52। क्या कोई दिक्कत है इसमें? सेम काम यहाँ भी कीजिए। डेल्टा टी वी बराबर 0.52 गुना 1 बराबर 0.52। क्या इस बात में किसी को दिक्कत है कि ये केवी का वैल्यू 0.52 कहाँ से आया? जल है तो केवी का मान फिक्स है, आपको मैंने याद करने के लिए कहा है। सुनिए, ये जो डेल्टा टीबी आप निकाले, यह रॉल्ट के नियम के अनुसार ना निकाले। यानी रॉल्ट के नियम के अनुसार निकालने का मतलब है कि आप थ्योरी से निकाले, कैलकुलेशन करके, गुना भाग करके। तो हम इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड। इस डेल्टा टीबी को क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी। तो यह भी कैसा डेल्टा टीबी है? यह भी कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी है। कैलकुलेशन की है, सिंपल गुना भाग करके निकाले हैं। अब सुनिए, इसी डेल्टा टीबी को एक और तरीके से निकाला जा सकता है, और वह एक्सपेरिमेंट से। प्रयोगशाला में जाकर भी आप डेल्टा टीबी का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे डेल्टा टीबी का मान निकाल सकते हैं प्रयोगशाला में जाकर। आप सभी आदमी जानते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। बोलिए हाँ या ना। तो इस चीज़ को हम जानते हैं, लेकिन इस चीज़ का यूज हम जब तक लैब में जाएंगे नहीं तब तक हमको टीबी का मान पता नहीं चलेगा, टी नॉट बी का मान नहीं पता चलेगा। अरे यहाँ तो एम का मान पता चल चुका है, केबी का मान हम जानते हैं तो तुरंत निकल गया। लेकिन इस तरह से जाएंगे तो टीबी और टी नॉट बी का मान पहले पता करना पड़ेगा ना। और डेल्टा टीबी बराबर ये भी होता है, डेल्टा टीबी बराबर ये भी होता है। तो यहाँ वाला काम हो गया, लेकिन इस काम को करने के लिए हमको प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा। अब आप प्रयोगशाला में जाइए, 1 kg वाटर लीजिए, उसको बॉयल कर दीजिए। बॉयल करने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट आया उसको लिखिए। जो बॉइलिंग पॉइंट आया उसी को हम लोग टी नॉट बी कहेंगे। पानी है तो ये बात आप जानते हैं 100 डिग्री सी होगा, तय है। अब आप क्या कीजिए, 1 मोल यूरिया डाल दीजिए। 1 मोल यूरिया 60 ग्राम होता है। 60 ग्राम तौल लीजिए, 60 ग्राम डाल दीजिए। कौन चीज़? यूरिया। 1 kg पानी में यूरिया डालने के बाद घुल जाए जब यूरिया बढ़िया से, तो एक बार फिर से उसको बॉईल कीजिए। दोबारा बॉईल होने के बाद आप एक बार फिर से उसका टेम्परेचर मेजर कीजिए कि अब जो बॉईल हो रहा है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा है। तो आप देखिएगा कि इसका जो वैल्यू आएगा वो कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो जो भी वैल्यू आएगा उसको आप नोट कर लीजिए। तो आप टी नोट बी निकाल लिए, टीबी निकाल लिए, टीबी में से टी नोट बी को घटा दीजिए। तो टीबी में से टी नोट बी को घटा दीजिएगा तो डायरेक्ट डेल्टा टीबी का मान निकल जाएगा। यानी यहाँ से यह स्पष्ट है कि डेल्टा टीबी का मान प्रयोग के द्वारा भी निकाला जा सकता है। और इस डेल्टा टीबी को हम कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल डेल्टा टीबी नहीं कहेंगे, इस डेल्टा टीबी को हम एक्सपेरिमेंटल डेल्टा टीबी कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आप इस डेल्टा टीबी का मान निकालेंगे तो ये कैसा डेल्टा टीबी कहलाएगा? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल डेल्टा टीबी। और ये आप जब निकालिएगा, सच में निकालिएगा ना लैब में जाके, तो यह वैल्यू आता है 0.52। अच्छा ये बताओ, तुम प्रयोग को सही मानते हो या कैलकुलेशन को सही मानते हो? देखिए साइंस में प्रयोग ही सही होता है, और कोई थ्योरी भी प्रयोग के द्वारा साबित होता है तभी हम उसको पढ़ते हैं, या हमारे सिलेबस में वो पढ़ने के लिए आता है। तो प्रायोगिक मान, डेल्टा टीबी का प्रायोगिक मान हमको आया 0.52। सच में ये इतना आता है। और जब हम कैलकुलेशन किए तो भी हमको वैल्यू आया 0.52। इसका मतलब यह हुआ कि रॉल्ट के अनुसार जब हम उसके नियम से चले और कैलकुलेशन किए, तब जो डेल्टा टीबी का मान आया, एग्जैक्ट वही डेल्टा टीबी का मान तब भी आया जब हम उसको एक्सपेरिमेंट करके चेक किए। इसका मतलब है कि रॉल्ट का नियम बिल्कुल सही है, नियम गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसी काम को आप यहाँ कीजिए। 1 kg वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकाल लीजिए, और अब आप 1 मोल नमक डालिए। 1 मोल नमक होता है 58.5 ग्राम, क्योंकि नमक का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 58.5 होता है। तो आप यहाँ पर भी ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल सकते हैं डेल्टा टीबी का। यहाँ पर जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको नहीं आएगा 0.52, ये वैल्यू आता है 1.04।
और जैसे ही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डेल्टा टीवी का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.04 आता है, तुरंत आपका दिमाग चौंक जाएगा वहाँ कि कैलकुलेशन से लाया गया वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से लाए गए वैल्यू के से डिफरेंट है। और यदि डिफरेंट है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, गलती है। प्रयोग गलत हो नहीं सकता है, तो गलती कहाँ है? कैलकुलेशन में गलती है। यानी रॉल्ट के नियम के अनुसार कुछ गड़बड़ी आ गई है। इसका मतलब है कि रॉल्ट का नियम गलत भी नहीं है। गलत रहता तो यहाँ काहे सही हो गया? इसका मतलब यह है कि रॉल्ट का नियम पूर्णतः सही नहीं है, कुछ जगह सही है और कुछ जगह गलत। अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर रॉल्ट का नियम गलत हुआ कैसे, आखिर ऐसा क्या हो गया कि रॉल्ट का नियम गलत हो गया। तो ये बात अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि रॉल्ट ने क्या गलती कर दिया, और इसको ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा और उसको फील करना पड़ेगा आपको। सुनिए, अनुसंख्य गुणधर्म किसी भी तनु विलयन का वह गुण होता है जो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है विलय के कणों की कुल संख्या पर, इसी पर न निर्भर करता है। और इसी को सोच के न रॉल्ट ने अपना नियम दिया। अब देखिए यहां लफड़ा क्या हुआ है सो आपको हम बताते हैं। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH2CONH2। क्या है? कहाँ है? इसमें वो कुछ नहीं करेगा, बोले ना एडमिशन लिया हुआ है वो, बराबर आता है यहाँ। गहरी दोस्ती है। फुल पे, हाँ, 1 टाइम पेमेंट किया। देखो आप इधर, अब देखो इधर देखिए, ये यूरिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। और यहां पर क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl। सुनना ध्यान से, जब तुम इस चीज को पानी में डालोगे तो ये जैसा तुमको दिख रहा है ना यहां, वैसा ही पानी में भी रहता है। यानी ये NH2CONH2 ऐसा ही रह जाता है। लेकिन जब इसी NaCl को आप पानी में डालिएगा तो ये तुरंत टूट जाता है Na+ में और Cl- में। तो कुछ तो अंतर हो गया। अंतर हुआ कि नहीं? अब देखिए क्या अंतर हुआ, रॉल्ट ने क्या गड़बड़ी कर दी यहां, इस बात को समझिए। इस विलियन में जब रॉल्ट ने 1 मोल यूरिया डाला तो उन्होंने ये सोचा कि हम, यदि मान लीजिए 1 मोल छोड़िए, मान लीजिए कि आपके हाथ में यूरिया का एगो अणु है, मात्र 1 कण, तो उस कण को आप पकड़ के पानी में डाल दिए। तो पानी में जैसे डाले आप, तो आपके हाथ में जैसा वो था एग्जैक्ट वैसा ही वह पानी में भी है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपके हाथ में 1 कण था, पानी के अंदर जाने के बाद भी 1 ही कण है। अब आपके हाथ में NaCl का 1 कण दे दे, तो आपके हाथ में NaCl सटा हुआ है, Na और Cl सोडियम क्लोराइड वो सटा हुआ है, 1 कण है वो। लेकिन आप जैसे ही पानी में डाले, तो पानी में डालने के बाद वह 1 कण में नहीं रहा, वो पानी में डालने के बाद वो टूटा Na+ में और Cl- में। तो ऐसी स्थिति में आपके हाथ में 1 था, आपने देखा 1, लेकिन पानी में जाने के बाद क्या हुआ इस पर तो आपने गौर ही नहीं किया। आप सोच रहे हैं कि हम 1 कण पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, जबकि प्रयोग सोच रहा है कि हम 1 पर नहीं, हमारे अंदर कितना कण आया है? 2 कण। अब समझ में आया कि सोच में कहाँ गड़बड़ी हो गई। रॉल्ट ने सोचा हमने डाला 1 कण, जबकि वास्तव में अंदर जाके टूट के हो गया था वो 2 कण। रॉल्ट ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंख्य गुणधर्म जो है वह विलय के कणों की कुल संख्या पर निर्भर करता है, और कुल संख्या हाथ में कुछ और, विलयन में कुछ और है। लेकिन प्रयोग तो इस चीज को समझेगा नहीं, प्रयोग तो टूटने के बाद ही देखेगा कि हमारे अंदर टोटल कण कितना है। तो कितना का अंतर हो गया?
दो गुना का अंतर हो गया ना, डाले एक हो गया दो, डालेंगे दो हो जाएगा चार, डालेंगे एक मोल हो जाएगा 2 मोल। तो जिस 1 मोल को तुम यहाँ पर 1 मोल NaCl था, तो पानी के बाहर ये 1 मोल NaCl था। पानी के अंदर यदि हम संख्या के तौर पर देखें तो 1 मोल हो जाएगा Na+ और 1 मोल हो जाएगा Cl-, यानी कुल मोल कितना हो गया 2। और यहाँ पर मोललिटी 1 नहीं बल्कि 2 हो जाएगा, और हम इसको जब 2 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू 1.04 ही होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब है कि रॉल्ट का नियम यहाँ पर पालन नहीं होगा। यानी किस किस केस में रॉल्ट का नियम पालन नहीं होगा, यदि ये आपसे कोई पूछ दे तो सिंपल सा जवाब है, उस हर केस में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं होगा जिसमें विलयन के बाहर विलय के कण की संख्या कुछ और होती है और विलयन में डालने के बाद उसकी संख्या कुछ और होती है। इस हर केस में रॉल्ट का नियम पालन नहीं होगा। और उस हर केस में रॉल्ट के नियम का पालन होगा जिसमें विलयन के बाहर विलय के कणों की संख्या और विलयन के अंदर विलय के कणों की संख्या समान रहती है। आप एक चीज़ गौर किए, हम जब भी सॉल्यूट के तौर पर यदि कुछ एग्जाम्पल लिए तो हर बार हम या तो यूरिया लिए हैं या ग्लूकोज लिए हैं या शुगर लिए, इस 3 चीज़ को छोड़कर हम कुछ छो लिए। अब इसका राज बताते हैं क्या। एक्चुअल में यह वह सॉल्यूट है जो विलयन के बाहर जितना रहता है उतना ही विलयन के अंदर रहता है। इसीलिए इस तरह के सॉल्यूट में कभी भी किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होता है। लेकिन बाद में कि कोनो सॉल्यूट लोगे बहुत मैक्सिमम सब में टूट ही जाता है या कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब समझ में आया कि ये कैसे बात बिगड़ गया यहाँ पर। तो अब आगे का जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम पहले यह सीखेंगे कि किस किस केस में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं होता है। अभी तो तुम सिर्फ देखा टूट गया, क्या लगता है कि एगो यही केस है जिसमें पालन नहीं होता है? अभी बहुत सारा केस है जिसमें रॉल्ट के नियम का पालन नहीं होता है। बहुत सारा ऐसा केस है जिसमें विलय का कण तुम जितना डालोगे उससे बिल्कुल डिफरेंट आएगा। तो इन सब बातों को एक एक करके आप तब समझेंगे जब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रॉल्ट्स लॉ इज नॉट फॉलो इन द फॉलोइंग केसेस। रॉल्ट का नियम निम्न स्थिति में पालन नहीं होता है। उस सब स्थिति को एक एक करके केस 1 केस 2 केस 3 करके हम सबको देखेंगे। और जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि इस केस में नियम का पालन नहीं होगा, तब आपको बताया जाएगा कि उस केस में हम ऐसा क्या करें कि हमको बार बार लैब में जाना नहीं पड़े, कॉपी कलम पर ही हम कैलकुलेशन करें और वह कैलकुलेशन बिल्कुल सही आ जाए। इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको कंप्लीट एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा। क्या ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं? ये उन्हीं के लिए इंटरेस्टिंग है जो इंटरेस्ट लेते हैं। एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड। बात समझ में आ रही है? मज़ा आया? और आएगा, बहुत आना बाकी है। उतारिए पहले इसको। सुनिए, आप इसको 2 पार्ट में उतारेंगे। नहीं नहीं, कोई परिभाषा नहीं, इसका परिभाषा थोड़ी ना होता है। पढ़िए, ये एक कंप्लीट चैप्टर है। ये 2 पार्ट में है। आप थोड़ा ढंग से इसको उतारिएगा। बीच में गया तो गैप छोड़ दीजिए, नहीं तो लाइनिंग कर दीजिए। सोडियम क्लोराइड अंदर जाके कारनामा कर दिया है, इसी वजह से रिजल्ट गलत आया है। अंदर में जाके यदि नहीं टूटता तो रिजल्ट में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी भी नहीं आती। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए।
हेडिंग क्या डालिएगा, एरो देके लिखिए। लिखेंगे रॉल्ट का नियम, रॉल्ट के नियम, रॉल्ट के नियम का पालन, रॉल्ट के नियम का पालन निम्न स्थिति में, रॉल्ट के नियम का पालन निम्न स्थिति में नहीं होता है। रॉल्ट के नियम का पालन निम्न स्थिति में नहीं होता है। लिखेंगे केस 1, केस 1, केस 1 लिख चुके, ऐसे लिखना था केस 1। लिखिए, लिखेंगे जब विलय के कणों का, जब, केस 1 में लिखेंगे जब विलय के कणों का विलयन में, जब विलय के कणों का विलयन में वियोजन, बोर्ड पर से देख के लिखिए, जब विलय के कणों का विलयन में वियोजन, डिसोसिएशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हो जाता है, वियोजन हो जाता है, लिख लिए क्या? इधर देखिए आप लोग, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एक केनेगोकन है अभी ये, इसको जैसे ही पानी में डालोगे ये टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में। अब तुम ही बताओ कितना कण हो गया? एक टूटेगा तो 2 बनेगा। रॉल्ट निकालेगा 1 पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वास्तव में ये निकलेगा 2 पर। कभी भी उसके नियम का पालन करेगा? तो इस केस में गलत हो जाएगा। वियोजन का मतलब होता है टूटना। टूटा कि नहीं? अब देखो, वियोजन तो वर्ड सुन लिया तुम लोग। अब जो आज नहीं आया है, कल हम जब बोलेंगे ना वियोजन की मात्रा, बोलेगा है ऐसे ही करेगा वो। एक्चुअल में ये बॉडी लैंग्वेज इंडिकेट करता है कि वो पिछला क्लास में नहीं आया था। अभी जैसे शिवरात्रि सब मना रहा है, रात में भूत प्रेत बना होगा, तो ऐसा ऐसा को हम कल पकड़ेंगे, समझा? और उस पर तांडव होगा। एक्चुअल में कल पिटाई लगनी है सबको, जो जो आज नहीं आया। चूँकि हम देखो, अभी तक हम बहुत समझाते थे कि बाबू तुमको रेगुलर क्लास करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, फलना चिलना ढिमका, सब ये सब सुनने के लिए कोई तैयार बार नहीं है। और अब सबसे अच्छा बात देखो क्या है कि सब पेमेंट भी कर दिया है। तो अब मार भी अट्ठी चोट का लगेगा ना, तो भागेगा नहीं, और भागेगा तो मेरा लेके क्या जाएगा? रुपया लौटाने वाले हम हैं नहीं, समझ रहा है ना? तो इसीलिए मार लगेगा अब करकरा के पकड़ के। या तो अब पढ़ने पर मजबूर कर देंगे, नहीं तो पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। दोनों में से एक बात होगा, और फ़ायदा दोनों में हमारा है। पढ़ लिया तो उसका भी फ़ायदा है, तो वो काम क्यों ना करें कि जिसमें सबको फ़ायदा ही फ़ायदा हो। और दूसरा एक और बात है, रुपया ना दिया है तो व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे? ढंग से करेंगे। और देखो कल से कैसे व्यवस्था होता है। उतारिए इसको। अरे तुम लोग को लगता है ना कि यहाँ सर तो माइक से बंधे हुए हैं, तार पूरा लगा हुआ है, कहाँ से ये हटेंगे। लेकिन अब ये परसेप्शन तुम्हारा बदलेगा। अब पकड़ के पहटेंगे। अब ये बात नहीं बोलेंगे कि तुमको रेगुलर आना चाहिए, अब फील करा देंगे कि रेगुलर आना ज़रूरी है। नहीं तो लहर चुट्टा की तरह जो है ना, लहड़ा दिया जाएगा शरीर को। लिखो केस 2। 1-2 दिन मार देख लेगा, अगला दिन से अपने रेगुलर रहेगा। अच्छा तुम लोग आज वाला जितना क्लास पढ़ाई हो रहा है, कल एकदम बढ़िया से रट लेना, काहे कि कल हम करेंगे पूछताछ। अरे कौन नया नया आया, उसके चेहरा पर लिखा रहता है। कन्फर्म होने के लिए पहले पूछताछ करेंगे ना। पूछेंगे कि इस केस में बताओ नियम का पालन होगा कि नहीं होगा, तो बोलेगा जैसे ही गड़बड़ाया, मतलब बोल ये भी नहीं कि गलत बोल दिया, मुंह बंद खाली रखा तो मार बैठेंगे।
अच्छा, यदि हम उसको पूछेंगे कि विलय यदि NaCl डाले बताओ इस केस में पालन होगा कि नहीं होगा, इसमें यदि वो टाइम ले लिया, इसका क्या मतलब है? और यदि आया भी तो क्लास में सोया हुआ था तो कल मार लगेगा उसके बदले। इसलिए इसका ध्यान रखना, तुम सब एकदम तैयार रहना आज के क्लास के बाद से। आज का जो क्लास हुआ है एकदम कल रट के आइएगा, क्योंकि कल एकदम वो धवाद छोड़ा देंगे हम मार मार के। लाठी वगैरह सब तैयार कर लेते हैं आज। लिखेंगे केस 2, लिखेंगे जब विलय वैद्युत अपघट्य हो। बोर्ड पर से देख के लिखें। जब विलय वैद्युत अपघट्य हो, वैद्युत अपघट्य को इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बोर्ड पर से देख के लिखिए। अब जो आज नहीं आया वैद्युत अपघट्य नहीं समझेगा, वो कल के डेट में 5 चैप्टर में परेशान करेगा। परेशान हमको करेगा, उससे पहले हम उसको धो देंगे ना रे। परेशान बाद में वो करेगा, पहले हम करेंगे परेशान। अब बोलेंगे वैद्युत अपघट्य, बोलेगा है ये क्या होता है ना, नहीं बोला ना तो उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। जैसे देखो हम जैसे लिखाएंगे कि वह वैद्युत अपघट्य, वह लिख लेगा, उसके बाद ना करते रहेगा, करने क्या लिखा। इस तरह का यदि बॉडी लैंग्वेज वो दिखा रहा है तो समझ लीजिए वो बेहुदा टाइप का लड़का है। और उसको 1 मिनट में, जैसे हम तो ऊंचाई पर है ना, तब आप यदि चेहरा भी हिलाते हैं तो वो मेरे नज़र पर आता है। यहाँ 1000 बच्चा भी बैठा हुआ रहे तो सबको हम परख लेते हैं कि वो क्या है नहीं। कम से कम इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है हमको। तो पकड़ के पहटेंगे नीचे उतर के, मारेंगे, बड़ी मार मारेंगे। अब क्या लिखे आप? जब विलय वैद्युत अपघट्य हो। अब आप ये समझ लीजिए कि वैद्युत अपघट्य होता क्या है। नीचे स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट। आज कहना जरूरी है कि तुमको मार लगेगा कल। लिखेंगे वह रासायनिक पदार्थ ये हेडिंग लिख लिया है ना, लिखो वह रासायनिक पदार्थ। हाँ जी, परिभाषा जैसे लिखते हैं लिखिए। वह रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में, हाँ, वह रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में धनायन तथा ऋणायन में, धनायन तथा ऋणायन में टूट जाता है, धनायन तथा ऋणायन में टूट जाता है, उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे अम्ल, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड। टूटने के बाद वह हर चीज़ एसिड, टूटने के बाद जो H+ देता है वह हर चीज़ एसिड होता है। जैसे HCl, पानी में डालोगे ये टूटेगा H+ में और Cl। अच्छा जरा सोचिए, आप डाले 1 कण और अंदर में हो गया कितना? 2, तो दोगुना का अंतर आ जाएगा। जैसे HNO3, साथ साथ लिखते जाइए, टूटेगा H+ में और NO3- में। बताओ ये कभी भी रिजल्ट सेम आने देगा? H2SO4 कैसे टूटता है? H+ 2 गो, 2H+ और SO4 2-। सुनिएगा इधर, कितना कण हुआ प्रोडक्ट में बताइए तो? 3 गो। H का 2 गो और सल्फेट आयन का 1 गो। गिनती गिनना हो तो कोफिशिएंट से गिनिए, 2 1 3। अब बताइए तिगुना आंसर में अंतर आ जाएगा। अरे तुमको लग रहा है कि तुम डाला H2SO4 का 1 कण और पानी में हो गया कितना? 2 गो H+ और 1 गो SO4-, यानी 3 कण न हो गया। H+ 2 गो और कुछ नहीं है यहाँ तो 1, तो 3 गुना आंसर में अंतर आ जाएगा। जैसे H3PO4,
ये टूटता है 3H+ और एक आयन फॉस्फेट का। देखो 3 गो निगेटिव चार्ज है तो ये मत सोच लेना 3 गो आयन है, यहां से गिनती होता है, ये एक है तो यहां से 4 गुना अंतर आ जाएगा आंसर में। सवाल ही नहीं उठता है कि इस सब केस में राउल्ट के नियम का पालन हो। अभी तो सिर्फ आप एसिड लिखे हैं, इसी के अंतर्गत आता है क्षार, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। देखो यह वह एक मिनट रुक जाओ तो इसमें एक और एग्जांपल लिखो तो इसी में लिखो CH3COOH, ये टूटता है CH3CO- में और H+ में। सुनो जल में डालोगे तब, जल में डालने पर ये सब टूट रहा है, जलीय विलयन लिखा थे ना अभी। इसी में एक और लिखो HCOOH, HCOO- प्लस H+। वह हर चीज जो H+ देता है क्या कहलाता है, एसिड। देखिए तो सब H+ दे रहा है, लिखेंगे क्षार, बेस। इसी का एग्जाम्पल वैद्युत अपघट्ट का ही एग्जाम्पल है क्योंकि यह भी तो टूटता है। अगला एग्जाम्पल है क्षार, इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं बेस। जैसे NaOH, ये टूटेगा Na+ में, OH- में, साथ साथ लिखते जाइए। वह हर चीज जो OH- दे क्या कहलाता है, क्षार या बेस। जैसे LiOH, ये टूटता है Li+ में और OH- में। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, ये टूटता है Ca++ में और 2 गो OH- में। बताइए यहाँ पर 2 पार्टिकल, यहाँ पर 2 पार्टिकल, यहाँ पर 3 पार्टिकल हो गया ना। इसी प्रकार AlOH का होल 3, ये टूटता है Al3+ प्लस 3 गो OH- में। कौन क्या टूट के बना है यह सब आपको हर हाल में याद होना चाहिए। बोर्ड पर बुला के सोटा दिया जाएगा, हाँ बोर्ड पर बुलाया जाएगा, इसको तोड़ो। और इसी का एग्जाम्पल है लवण, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्ट। जैसे NaCl कैसे टूटता है, सॉल्ट वह होता है जो टूटने के बाद ना ही H+ दे और ना ही OH-। जैसे NaCl, ये टूटता है तो देता है Na+ और Cl, अभी यही ना कारनामा किया था। जैसे CaCl2, ये टूटता है तो देता है Ca2+ प्लस 2Cl-। जैसे AlCl3, टूटता है तो देता है Al3+ प्लस 3Cl-। इसमें 2-3 गो एग्जाम्पल और है। क्या हुआ, पेन गिर गया। बताइए ये कैसे टूटेगा, AlCl3 कैसे टूटेगा, Al3+ प्लस 3Cl-। कितना, 4 आयन न दे दिया। इसी में एक स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल है K4FeCN का होल 6। ये सब कंपाउंड तुम अभी नहीं समझोगे, तुम्हारा सिलेबस है ये लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा AlCl3 लिख दिए थे तो इसको हटाइए, इसको लिखिए। ये टूटता है 4K प्लस FeCN का होल 6 4-। देखो 1K पर 1 प्लस तो 4K पर, तो इस पर टोटल कितना माइनस आएगा, तो न्यूट्रल होगा 4-। ये वाला कंपाउंड जब भी टूटता है ना तो ब्रैकेट के अंदर जो जैसे रहता है वैसे लिखना होता है, टूटता है सिर्फ ब्रैकेट के बाहर का पार्ट। जैसे इसको तोड़िए तो K3FeCN का होल 6, ये टूटेगा 3K प्लस FeCN का होल 6 3-।
क्या कोई दिक्कत है इसमें? एक और मात्र एग्जाम्पल आप इसमें लिख लीजिए और इसको आपको खुद से तोड़ना है। CrNH3 का होल 6। इस कंपाउंड के बारे में डिटेल में पढ़ोगे जब लास्ट चैप्टर पढ़ोगे, फर्स्ट पार्ट NCERT का, तब, जिसमें भी 3-4 महीना का वक्त है। हाँ जी, तो क्या डिजिटल बोर्ड लगने के बाद पढ़ाई का क्वालिटी और बढ़ जाएगा। ऐसे क्या तुमको कम लगता है? किसी दूसरे टीचर के कॉपी से कॉपी मिला के देखना तो तुमको भारीपन का एहसास हो जाएगा। कैसे टूटेगा ये? देखो, 1 Cl पर 1 माइनस होता है तो 3 Cl पर 3 माइनस होगा, तो इस पर प्लस कितना आएगा? 3 प्लस। अरे 3 माइनस इधर आया तो उधर 3 प्लस होगा, तो ये टूटेगा CrNH3 का होल 6 3 प्लस और 3 गो Cl माइनस। बताइए तो यहाँ पर 3 गो आयन ये और 1 आयन ये, टोटल कितना हुआ? 4। यहाँ पर 1 आयन ये, 3 आयन ये, 4। यहाँ पर 1 आयन ये, 4 आयन ये, टोटल कितना हुआ? 5। इस सब केस में किसी में भी इसका पालन नहीं होगा। लेट काफ़ी हो चुका है, अगला केस, अभी 2 केस और बचा हुआ है इसमें, इसको हम लोग कल देखें। और जो बोल रहे हैं याद है ना? तैयार हो के आना, जैसे तैसे मत आना, नहीं तो आने के बाद भी मार खा जाओगे। पूछताछ करेंगे जम के। अब तुम लोग बहुत उदासीन हो गए हो, पढ़ाई लिखाई बहुत कम करता है।